पानी पूरा ही नहीं है तो फिर बो भी लेते तो कुछ होता ही नहीं था। छोड़ देते हैं तो जैसे हमने नीचे छोड़ रखे तो पानी नहीं है, छोड़ रखे ये मतलब थोड़ा पानी से तो गुजारा होता भी नहीं। 2 साल पहले नीचे वाली एरिया में काफ़ी नुकसान हुआ था, लोगों के खेत बह गए थे। हाँ तो वो कह तो रही है कि 1-1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पीसने के लिए। फिर हमारा तो कोई ऐसा है नहीं कि जो चले जाए। सर हम चाह रहे हैं कि महिलाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए ताकि वो भी अपने आप पर निर्भर हो। नहीं कभी तो हम नदी से लाते हैं, पता आप हो गई इतनी दूर नदी है, हैंडपंप लगा है और यहाँ पे ये हैंडपंप लगा है, इसमें भी पानी नहीं है, ये टूट गया है, इसमें पानी है ही नहीं, पानी बिल्कुल। हम तो बहुत अब कभी वहाँ पे पानी लगा के वहीं जाते हैं बच्चे को, कोई तो 4 बजे से पढ़ाई भी नहीं करते, पानी पे लगे रहते। उसमें थोड़ा पानी आ रहा है, उसमें उत्तराखंड के आज के दिन जो हमको तमाम समस्याएं दिखाई दे रही हैं, हम देखते हैं कि आज उत्तराखंड का जो पूरा परिदृश्य है उसमें जो पर्यावरण की समस्या है वो बहुत बड़ी है, और वो इतनी बड़ी है कि वो पूरी देश और दुनिया को प्रभावित करने जा रही है। उसमें मुख्य रूप से हमको दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ की नदियाँ हैं वो बहुत तेज़ी के साथ या तो सूख रही हैं या वो पूरी तरह से नालों में तब्दील हो रही हैं, और जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं। जो वर्षा जल है, एकमात्र हमारे पास स्रोत है वर्षा जल का, और वो पूरी तरह से अनियमित वर्षा होने के कारण या फिर हमारे जंगलों का जिस तरह कटान हुआ है उसके कारण वो हम अपनी धरती को सींच नहीं पा रहे हैं, और पूरी की पूरी जीवन पद्धति जिसमें खेती है, जीवन है, जंगल है, पानी है, हवा है, वो सब के सब इतनी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं कि जो गांव का, जो उत्तराखंड का पूरा जो हिमालयन इकोसिस्टम है उसके अंदर, जो उत्तराखंड के अंदर हर गांव का एक अपना इकोसिस्टम है, वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया है। और अगर हम देखें तो हम जो एक परियोजना शुरू करी है, ये परियोजना उत्तराखंड के 20 गाँव में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उनके टिकाऊ उपयोग पर आधारित है। हम ये कह सकते हैं कि इन गाँवों के जल, जंगल और कृषि के स्तर को सुधारने और नए वैकल्पिक ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए और लोगों के पारिस्थितिकी अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए गाँव के अंदर जो पारिस्थितिकी संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए हमने काम किया है। जिस तरीके से जंगलों का क्षरण हो रहा है और जंगलों में आग लग रही है, जंगलों की जैव विविधता खत्म हो रही है, उसको रोकने के लिए हमने ग्रीन क्लब बनाए हैं, महिलाओं के संगठन बनाए हैं, किसानों के संगठन बनाए हैं और एक व्यापक स्तर पर जन जागरूकता का काम किया है। और लोग आज इस बात को समझ रहे हैं कि अगर हम अपने जंगलों के अंदर जैव विविधता को बनाए नहीं रखेंगे तो हमारा जो आजीविका है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। सबसे पहले तो 2012 में हमारा ग्रीन क्लब का संगठन जो बना वो 2012 में बना। उसमें बच्चों से उनकी सहमति ली कि अगर हम एक संगठन बनाए तो हम इसके तहत क्या काम कर सकते हैं, क्या हमें आवश्यकता है इसके काम करने की। तो बच्चों के साथ जब इस बारे में बात हुई तो सारे बच्चों ने जब इसमें सहमति की तो हमने उस पर पर्यावरण पे बात की, जिसमें हमारा विषय मासिक बैठकों में विषय रही पर्यावरण हो गया, वृक्षारोपण हो गया, इन चीज़ों पर हमने मंथली मीटिंगों में बात की। इसके बाद हमने एक माह का विषय लिया कि हम इस महीने वृक्षारोपण कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें वृक्षारोपण की आवश्यकता है। वृक्षारोपण शुरू करने के बाद हमने जैसे इस संगठन के माध्यम से कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके बाद जो जंगलों में आग लगती थी उसे रोकने के लिए हम सारे बच्चे, जब कहीं आग लगती थी तो हम अकेले तो नहीं जाते थे, क्योंकि हम अकेले उस काम को कर नहीं पाते थे, महिलाएं भी आती थी हमारे साथ, तो हम वहाँ पे जिस माध्यम से भी हो पानी वहाँ तक ले जाके आग बुझाने का काम भी करते थे। इतनी खराब थी वहाँ पे, मार्केट में जितनी भी चीजें होती थी सारे नदी में डालते, पुल से नीचे नदी में। वहाँ पे 10 गांव के सारे बच्चों को इकट्ठा किया गया, तो सारे 10 गांव के बच्चे वहाँ प्रतिभाग किए। तो हमने सबसे पहले वहाँ किया, जब हम इकट्ठा हुए तो रामगंगा की सफाई जब हुई तो वहाँ के लोग जो दुकानदार थे वो हमें सब देख रहे थे, क्योंकि इतने सारे बच्चे थे और ऐसे कूड़ा उठा रहे, उन्होंने फेंका और हमने उठाया, तो वो भी देख रहे थे। इसका आज देखो तो उस टाइम से रामगंगा में आज काफी बदलाव है।
संगठन के हम बच्चे, संगठन हमारा है, मिले हमें अधिकार हमारा, यही हमारा नारा है। हमारा एक संगठन है ग्रीन क्लब, जिसके थ्रू हम बहुत गांव में अपने रैली वगैरह निकालते हैं, गांव वालों को जागरूक करते हैं कि हम ग्रीन क्लब में कि हमें अपने हरियाली को लेके, अपने पर्यावरण को लेके क्या क्या काम करने चाहिए, उसके लिए हम सबको जागरूक करते हैं। मैम, हम जैसे फूड पार्क बनाते हैं कि हम जंगलों में जाके फूड पार्क बनाते हैं ताकि जंगली जानवर जो हमारे गाँव में आ रहे हैं वो आना कम हो जाए। और हम, क्योंकि जंगली जानवर हमारे गांव में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें जंगल में ही पर्याप्त चीज नहीं मिलती है। अपने लिए अगर उन्हें पौष्टिक आहार वहीं मिलेगा तो वो हमारे गांव की तरफ नहीं आएंगे। इसलिए हमने वहाँ पे फूड पार्क बनाए, नर्सरी तैयार की, और इससे अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे जितने, उससे जंगल बढ़ेगा है। तो जंगल बढ़ने से फिर हमारे फायदा है कि हमें जो जंगली जानवरों का खतरा कम होगा, और जो हमें ईंधन की आवश्यकता होती है, चारे की आवश्यकता होती है, वो हमारी पूर्ण होगा। जैसे सांसधारा में पर्यटक बहुत से आते हैं, तो हमने रैलियां निकाली, उन्हें जागरूक किया कि कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत से पर्यटक आते हैं और ऐसे ही कूड़ा फेंक देते हैं। तो हमने उन्हें समझाया, रैली के माध्यम से उन्हें जागरूक किया। ग्रीन क्लब में ऐसे नहीं कि इन्वायरमेंट को लेके, उसके साथ साथ हम दूसरे बच्चों को जागरूक करते हैं उनके अधिकारों के बारे में, कि हमारे कितने अधिकार हैं, हमें उनके, अगर हमें कोई अधिकार नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए ग्रीन क्लब उस बच्चे को जागरूक करता है। और जहाँ से अगर उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो उनकी फैमिली वालों को भी समझाता है। महिलाओं के संगठन में जो बातचीत हुई है वो बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे जो सरकार में जो योजनाएं चल रही हैं उनसे संबंधित हो, या गांव में गांव के अगर कुछ मुद्दे हैं, क्षेत्र के कुछ मुद्दे हैं, तो महिलाएं अब संगठन बनाने के बाद उससे जुड़ रही हैं और मुद्दों पे चर्चाएं कर रही हैं। अब से कई साल पहले या शुरू से ही हमारे गांव में ऐसा ही होता था कि जेंट्स ही हर काम करते थे, या स्कूल में जाते तो जेंट्स ही जाते थे, या ग्राम पंचायत की बैठक होती उसमें भी जेंट्स ही जाते थे। मतलब महिला सिर्फ घर का ही काम करती थी, इससे आगे महिलाओं का कोई प्रस्थान था ही नहीं। उसके बाद हमने अपने अधिकार जाने कि हमें भी कुछ करना चाहिए। जैसे हमने कहीं पर पेड़ पौधे लगाए, सबने मिल के, कहीं पर कोई नुकसान हो रहा था वहाँ पर सब मिल के गए और अपना संगठन मजबूत बनाने की कोशिश की। आग लगा उसे बुझाने गए थे। जैसे पैसा रखते हैं हम, उसमें हम फालतू, जैसे अपने मतलब इतनी महिलाएं 50-50 रुपये हम 5 महीने में रखते हैं। ये जैसे कभी हल चलाने के लिए, कभी बीज ले, जैसे बीज खरीदते हैं, वो पैसा बीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, बीज लाते हैं, तो उसी पैसे का हम बीज लेके आते हैं। फिर जैसे कि बीज के लाते हैं तो फिर वो पैसा हम इकट्ठा करके उसी पैसे को ब्याज सहित जमा करा। बीज बैंक फ्लू हम बीज जो पुराने बीज से उगो घानो ए दूसरा वहाँ पर पर्चे कर भी उगो जानो उगो धरनो, जो यहाँ कमी जाए सो जो उगा हम मगानो ए दूसरे हैं बा हम लीनो यहाँ पर बीज बैंक में, और वह देख रे कनो बीज गए धरनो सुखानो देखनो, और जो तीन सब बिहार में मगानो, जो यहाँ से उगो बिहार दे, जो हमूल बताया वो डिमांड आ बिहार में लाई लोग लाई हमूल उला यूज करो बहुत से, मतलब खेतों में नान धान, लाल धान, और के वो ये कौनी और झुंगर, ये तीर मगा गहत, ये पुराना तीर मगा ले बोले बा कब तो हो, कब तो ये हो आप जेल हो ना फैद सो हमको जहाँ हम बिहार में मगानो हमको जरूरत नहीं पड़ी था अपना जाने, आपको यहाँ पर आपको बीज में वहाँ पर बैंक में लेनू, और जो ये चीज सो हम बिहार दिनों हम धान ले दे बिहार, और वहाँ पर ले लेनू हम बढ़िया चलो बढ़िया हरो, और जगह जरूरत पड़ी उगाई नहीं, दूसरा मीटिंग करनी वह प्रस्ताव बनाई पर जब उगो क्या करनी वो ब्याज हमें लौटाई हो तो पता के लिए पता होना चाहिए हो, और ये महिलाओं धरना चाहिए हर समय मीटिंग है हर महीन महिलाओं लेके जाओ वो होना चाहिए हो कि हम माँ को दूसरों को नहीं, हमारे जो पुराना वो चीज जो बीज बिजा सब खत्म हकी हो, हाँ शुंगर बानर सब बर्बादी करी हुआ है, तो हम ये दूसरा पर्चे करो इसी, और स्वास्थ्य वालों को कि इसी वो हल पर हम ये दूसरा वहाँ पर या इसी हम बीज इसी रोल या पुरान बीज हम इसी हमको मिलोल करें तब हम ये बना। जो ये ट्रेंचेस है इसको हम पानी के स्रोतों के ऊपर बनाते हैं, तो ऐसे ऐसे हमने यहाँ पे 200 से 250 ट्रेंचेस बनाए हैं कि जो कि पानी के फ्लो को रोकता है और कटान को रोकता है। ये ट्रेंचेस हमने
जो बरसात के मौसम में, ताकि जो बरसात में जो बारिश हो रही है वो इन खनतियों में रुक सके, ताकि जो पानी है वो दोबारा से रिचार्ज हो सके, और जो जितने सारे हमारे जंगली जानवर हैं या जो अन्य पशु पक्षियाँ हैं तो वो इस पानी का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हो कि इनमें सारे ये पत्ते भर चुके हैं, क्योंकि पतझड़ के मौसम में ये सारे पत्ते इसमें चले जाते हैं, ये काफ़ी गल जाते हैं, जिससे कि इसमें फिर जब ज़्यादा गल जाते हैं तो ये पत्ते कंपोस्ट बन जाते हैं। जैसा कि हमने ट्रेंचेस के बारे में बताया है, उसी का ये एक पार्ट है गेवियन। इसको हमने एक बड़े रूप में बनाया है। ये एक जाल है, जाल के अंदर हमने पत्थर भर के इसको रोका हुआ है, क्योंकि इस पे जो पानी का फोर्स से आता है पानी का, उसको ये पानी के फोर्स को भी रोकता है, कटान को भी रोकता है पानी के, और मलबे को भी रोकता है। इसकी जो ज़रूरत पड़ी है हमें, ये जो फैक्टर बनाने की ना, इंचवाल वगैरह, ये दीवारें जो बनाने की ज़रूरत जो पड़ी, ये पानी के स्रोत के लिए बनी हुई है, क्योंकि ऊपर से जितना भी मलबा जो भी आता है इसमें ये भराई हो जाती है। इसमें भराई होने का कारण ये है, इसमें जितना भी मलबा रुकेगा, पानी का रिसाव जो होगा वो धीरे धीरे स्रोत में बढ़ता रहेगा। इसी तरीके से बनी हुई है आदत। कुछ यहाँ पर बन गई, कुछ और आगे बन गई, कुछ और आगे जाके बन गई है। और उसके अलावा इसमें पेड़ लगाए गए हैं। दोनों नाला है, ये नाला के दाएं साइड भी बाएं साइड भी, दोनों साइड में इसमें पेड़ लगाए गए इसमें। और मेन कारण फिर उसके साथ जितना ये बढ़ाव होता है तो पानी तो बरसात में ख़त्म हो जाता है, बरसात ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो है उसका रिसाव जो होता है वो धीरे धीरे स्रोत को बढ़ावा देता है। पानी का बदलाव तो काफ़ी आया। पहले तो ये समझ लो कि काफ़ी कम पानी था, इसमें बहुत कम मात्रा में पानी हो जाता था, कम गर्मियों में तो बिल्कुल है जी। लेकिन इस तक डैम बनाने से और ये पाउंड बनाने से इसमें काफ़ी बदलाव आया है। इसमें तो ये समझ लो कि फिर गर्मियों में जो है हमें अच्छा खासा पानी प्राप्त हो रहा है इसमें। इन गेवियनों को बनाने में पहली बार समुदाय के साथ बातचीत करने में और बनाने में काफ़ी समस्याएं भी हम लोगों को आई, क्योंकि यहाँ पर बहुत जगह लोगों की अपनी ज़मीन भी थी, और फिर उन लोगों के साथ बातचीत करने के बाद उन लोगों ने अपना ये एरिया दिया, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इन गेवियनों का निर्माण किया, और समुदाय का काफ़ी इसमें सहयोग रहा है, और मिलकर ही हम लोगों ने इन गेवियनों को समुदाय के साथ बनाया है। और ख़ासकर हमारे जो महिला संगठन हैं और जो बीज बैंक जो हमारा संगठन है, उन लोगों ने इन गेवियनों को निर्माण करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रखी है। और हम खोदना, हम 5 दिन लगाएंगे खोदने, और वहाँ पर खोदे वहाँ पर पानी भरी जाती, और समाज में आजकल जो पानी मोड़ तौन है वो, और वहाँ निकल को मोड़ या पानी आजकल, और आप बोलूँ यार सारे ताज़ा हुई जाए इससे पानी। इसको बनाने में आपको क्या क्या दिक्कतें आई? अरे बहुत है यार, हमको खोदते थे और उठाने यहाँ उठाया, इसको वहाँ उठाया, कितना खोद दिया हमने, झाड़ी काटे थे। पानी स्रोत में तरह ये भूकल तब पानी तब सीजन तब हर लो पानी जब ये खा बनाए थे तो वो पानी निकल में आपसे ही छू या तो हम से पानी हाँ निकल भी न तब न भरे नहीं है भी तब जब आप पानी स्रोत से ही चल लो ठीक है। ये तो गाँव में है पानी दम लो सारे यहाँ से नौ और पा वहाँ कोई करा नहीं वहाँ, और सारे गाँव में हो तो वहाँ हल्दार जाबर सब यहाँ का पानी है सब। घराट एक हमारी पहाड़ की ऐसी परंपरागत धरोहर है जो कि स्थानीय लोगों ने अपने उपयोग के लिए, चाहे वो गेहूँ पिसाई के लिए हो, मक्की पिसाई के लिए हो, मंडो पिसाई के लिए उपयोग में लाए थे।
घराट में जो आटा पीसने की क्षमता है वो 500 आरपीएम में पीसता है। 500 आरपीएम में पीसने के घराटे के जो आटे का टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है, जिसमें कि मिनरल्स नहीं जलते, फाइबर्स नहीं जलते, सारे जीवित रहते हैं। जबकि मिल के आटा जो है 3200 से लेकर 5000 आरपीएम में पीसता है। उसके अंदर सारा जितना भी मिनरल्स हमारे गेहूँ में या हमारी मक्की में या और अनाज में होते हैं वो सारे बर्न हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए एक हानिकारक भी है अपने आप में। घराट ज़मीन हमारी थी, फिर घराट बन गया। हमें गेहूँ पिसाने में मतलब बहुत परेशानी थी, तो हमें 1.5-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो जब घराट बन गया तो हमें फ़ायदा हो गया, तो गांव के भी यहाँ पीस लेते हैं, हम भी पीस लेते हैं। मतलब हमें आटा मिल जाता है, महीने का गुजारा चल जाता है। तो सर जब से ये चक्की बनी तब से लाइट भी चालू है। अब चक्की अब बनी तो लाइट भी तो तभी मिली हमको, उससे पहले तो कोई मतलब ही नहीं हो। पहले पत्थर का होता था ना, अब ये मसाले वाला चक्की जब ये लगी इसमें हमको फ़ायदा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है। इसमें हमको जैसे वो 1 घंटा में 10 किलो पीता था तो आधे घंटे में 10 किलो पी देता है। पहले हमारे यहाँ लकड़ी का बनता था, अब ये लोहे का। आजकल तो सारे इसमें तो लोहे का कारोबार है सारा। पहले हमारा वो पुराना सिस्टम था वो तो बंद हो गया, इसको 2 साल हो रहे हैं अभी, और इसमें फ़ायदा भी है। हमारा तो यह 12 मास चलता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। तो अब कभी आप बाढ़ फाड़ आगे गोल फूल टूट गया तो उसमें टाइम तो लगता ही है, नहीं तो ये तो परमानेंट चालू ही हुआ। बाहर का सर अभी 2-2.5 रुपये किलो पिसाई है, चक्की में तो 2.5 रुपये से नीचे है नहीं, हम रुपये किलो लेते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए, गांव की आर्थिकी का मूल मंत्र और उसकी रीढ़ उसके हवा मिट्टी जंगल पानी है। अगर उसके रास्ते से हम विकास की कल्पना करेंगे, बेहतर आर्थिकी की कल्पना करेंगे, तो 2 फायदे होते हैं। एक, गांव अपने परिवेश में अपनी बेहतरी तो करता है, पर देश दुनिया के तमाम गांव सारे देश की और दुनिया की सेवा करते हैं। कि हमने जो विकास की परिभाषा तय की थी कि बड़ी बड़ी इमारतें, लंबी चौड़ी सड़कें और जो तमाम जो सुविधाएं हमारे चारों तरफ हम इकट्ठी कर सकते हैं, हमने ये माना कि ये विकास है। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होनी चाहिए, सब कुछ मिला करके विकास की कल्पना की जानी चाहिए। तो ये एक नए विचार के रूप में सामने आया, तो शायद हम सस्टेनेबिलिटी, जो सतत विकास है, जहां आप तमाम सुविधाएं जुटा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पारिस्थितिकी इकोनॉमी के साथ जोड़ करके देखें। मतलब साफ है कि अगर आपको एक परमानेंट इकोनॉमी चाहिए तो आपके पास स्टेबल इकोलॉजी होनी चाहिए। तो विज्ञान, तकनीकी और नए बातें परंपराओं के रास्ते जोड़कर साधने की कोशिश की है। जंगल से आओ, लकड़ी लाओ, चूल्हा जलाओ, और जैसे हमारा गैस है वो 3 ही महीने में ख़त्म हो जाता था। जब से हमने बायोगैस बना रखा है तब से हमारे 6 महीने चल जाता है गैस। सुबह रोज 1-1 बाल्टी मतलब 2 किलो गोबर घोल के डेली डालते हैं उसमें। लकड़ी आप जंगल से लाने वाले ठहरे, लकड़ी लाए, फिर फू कर गया। अब वैसे है, पहाड़ में ऐसे होता है। फिर हमने लकड़ी जलाए, खाना बनाया, और गैस है उसमें भी 800-900 रुपये चाहिए। हमने गाय भैंस रखे हैं, जो उसमें पैसे तो नहीं लग रहे हैं। अपना घर का गोबर है, वैसे ही नहीं फेंका, अपना बायोगैस भी चल रहा है और अपने पैसे भी बच जा रहे हैं। धुएं से आग हो जाते हैं, और लकड़ी अपना जंगल का अपना काम का भी हो गया, फ़ायदा हो गया है। और उतने जो है जितने में आप लकड़ी जलाने में, जंगल लाने में हमारा दूसरा काम हो जाता है, बहुत फ़ायदा है उसमें। अब वो अदरक की युग खेत था मेरे से पिछले साल 5-6 साल से हमारा अदरक बिल्कुल नहीं हो रहा था। 1 किलो का 2-2.5 किलो हो रहा था।
पिछले साल हमने इसमें खाद लगाई, मतलब उस बीज को मैंने नकार दिया कि चलो छोड़ो, ज़मीन में लगाई देते हैं, कहाँ बाज़ार में बेचने का। तो उसका मेरा कम से कम 2-2.5 कुंटल अदरक हुआ, लगभग 40-50 किलो का, यानी कि 6 गुनी मात्रा उसकी उपज बढ़ाई है। सबसे पहली बात ये कि पहले सारी खाद को लोग जला देते थे डांग में डाल के, खेती ही नहीं करता था कोई, सच पूछो तो। सबसे पहले यहाँ से हम 1 रुपये का भी मार्केट में कोई सामान बेचता नहीं था कोई। अब मैंने कुछ स्टार्ट किया, सब लोगों में एक जागृति हो गई कि खेती में कुछ करना है। नहीं, आज से पहले शौक नहीं था, लोग गांव से दिहाड़ी मजदूर लिए इधर उधर 5-7 किलोमीटर पे जाते थे। अब औरतों के लिए एक रोज़गार स्वरोजगार टाइप का हो गया गांव में। जहां हमारा 5 कुंटल खाद यूज होता था आज से पहले वाला, वहाँ इस खाद को हम 1 क्विंटल में उसकी पूर्ति कर लेते हैं। हाँ, और 1 ही क्विंटल में उतना ही काम करेगा जितना हमारे 5-6 कुंटल खाद काम करती थी। केचुए मैंने यहाँ से तैयार कर दिया सबको, सबके पेटों में डालने के लिए। अब बहुत से लोग हमारी खाद से यहाँ से खड्डे भरे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मेरे पास 2 बीघा ज़मीन है और पशु नहीं है तो हम आपस में एक दूसरे का हेल्प कर देते हैं कि चलो मेरे से यूज करो भाई तुम। हमें ये लगा है कि इसमें जैसे जंगल को पुनर्जीवित करने का काम, जंगल के अंदर पानी को पुनर्जीवित करने का काम, खेती को फिर से खड़ा करने का काम और एक वैकल्पिक ऊर्जा देने का काम, इसी को हम हर गांव को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ जाएं, हर छोटी इकाई को हम आत्मनिर्भर बनाएं, रोजगार के मामले में भी और पर्यावरण के मामले में भी और जीवन के मामले में, उत्पादन के मामले में, हर चीज़ में अगर हम छोटी इकाई को हम वो बनाने जाएंगे तो यही दुनिया के अंदर विकल्प है जिससे हम पूरी दुनिया के तमाम संकटों से निकट सकते हैं। हमको एक खूबसूरत और सुंदर दुनिया बनानी है तो हमको दुनिया की हर छोटी इकाई को खूबसूरत और सुंदर बनाना पड़ेगा, तब हम एक खूबसूरत दुनिया की तरफ जा सकते हैं।